डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो से जब एक के बाद एक धड़ाधड़ सवाल पूछे तो उनका जवाब क्या आया। सवाल जब पूछे कि पहलगाम टेरर अटैक जब हुआ था तो पीएम प्रधानमंत्री फौरी तौर पर बैठकें बुलाई और बैठकें बुलाने के बाद 5 जो निर्णय लिए हैं तो 5 निर्णय किस एतबार से आप देखते हैं जो फैसले लिए हैं उसको, जेपीएससी रिजल्ट को, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं एग्ज़ाम को लेकर के। उसके बाद यहाँ पर उनके शादी का एक फ़ोटो वायरल हो रही है, उस फ़ोटो पर भी सवाल पूछे जाते हैं, उनका जवाब क्या आता है। फिर जाकर के अभी इस राज्य के यानी कि झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेशी यात्रा में जाते हैं, तो उन पर भी सवाल पूछे जाते हैं। मतलब कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं और उनके जवाब जो है क्या कुछ देते हुए नजर आए हैं। मैं सीधे तौर पर उन्हीं की ज़ुबानी सुनाने वाला हूं दोस्तों। क्या मुद्दे थे, मुद्दे पर क्या वो बोलते हुए नजर आए हैं, या अभी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है जो चीज़ें, उन चीज़ों पर उनका प्रतिक्रियाएं क्या सामने आई, उनका आखिर में निजी राय क्या है, तो वो सारा कुछ मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। तो आप बने रहें इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इतना मेहनत करते हैं, वीडियो आप लोगों तक लाने की कोशिश करते हैं जयराम महतो की हर एक बातें आप लोगों तक जो है वो पहुंचाने की हम प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों तक अपडेट मिल सके, आप लोग उस चीज़ को जान पाएँ और आप वीडियोस को नहीं देख रहे हैं तो ये गलत बात है। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, जानकारी भी आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। क्या पता उस वो जानकारी आपका भी काम आ जाए या आप ऐसे चीज़ को जान पाएँ जो आपके लिए अच्छी हो। खैर बहरहाल दोस्तों, वीडियो आप देखें, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। वीडियो पहले आप देखें। देखते हैं कि सीसीएस की जो बैठक रखी गई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 बड़े फैसले लिए। किस रूप में ले रहे हैं विधायक जयराम महतो? देखिए, सबसे पहली बात जो जम्मू कश्मीर में ये घटना घटी पहलगाम में, उस घटना की निंदा करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। सही। लेकिन साथ ही साथ चूंकि आतंकवाद का विषय केंद्र सरकार का अधीन आने वाला विषय है, अतः केंद्र सरकार, चूंकि उस सरकार ने सुरक्षा के नाम पर भी वोट लिया था, सही उन्होंने बात है, बिल्कुल आतंकवाद की सही बात सफाई है। के नाम पर भी इस राज्य की जनता से मत प्राप्त किए थे। और आज 3 टर्म से उनकी सरकार है। सही और बात है। जब नोटबंदी तथा अन्य कार्यक्रमों के बाद उन्होंने दावा भी किया था कि अब आतंकियों की कमर टूट चुकी है और भारत देश में आतंकी घटना देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन सही उसके बाद भी देखने को मिल रही दिन है। के 2-2:30 बजे एक नहीं दर्जनों की संख्या में और 27-28 लोगों को वादियों में खोज खोज कर, पहचान कर कर के हत्या कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं सवाल बनता है। बहुत बड़ी सवाल बनता है। और केंद्र सरकार को चाहिए गंभीरता पूर्वक एक्शन लेते हुए आतंक का जो विषय है उसे भारत की भूमि से समाप्त किया जाए। आपकी सही पार्टी है। और आप क्या चाह रहे हैं? क्योंकि सभी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं अपनी उम्मीद जो है वो सरकार के समक्ष रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। कांग्रेस का आपने देखा होगा, उनका कहना है कि सरकार के साथ वो लोग हैं। आपकी पार्टी क्या सोच रही है? क्या सरकार से आप लोग मांग कर रहे हैं? निसंदेह देखिए, राजनीतिक मतभेद जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन जब सवाल देश सामाजिक की, राज्य की सुरक्षा का है, एकता अखंडता का है, तो निसंदेह हम देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ हैं, वो एक्शन लें और इस राज्य से, इस देश से जो भी ऐसी गतिविधियां हैं जिनका संबंध आतंकियों से है, उन्हें कटघरे में लाके खड़ा करें। निसंदेह हम लोग इस एक्शन में उनके साथ हैं। चलिए, बहुत झारखंड की अच्छा। बात करेंगे। झारखंड में कई ज्वलंत मुद्दे। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि मंत्री हफीजुल हसन ने फर्जी विश्वविद्यालय से जो सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, यानी कि डॉक्टरेट का उन्होंने जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त किया। अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्योंकि आप लोगों की अब तक प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई है। देखिए, सबसे पहली बात है, ये तो हम आपके माध्यम से जान रहे हैं कि अच्छा। हफीजुल जी डॉक्टरेट की उपाधि लिए हैं। हमको जानकारी भी नहीं, आइडिया भी नहीं है। तो उसके लिए हमको जांचना होगा कि वो वहाँ कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे थे कि नहीं, वो वहाँ के स्कॉलर थे कि नहीं, उन्होंने अपना थेसिस सबमिशन किया है कि नहीं, उन्होंने अपना एनुअल रिपोर्ट सबमिशन किया है कि नहीं, उनका वाइवा हुआ है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को बहुत हम अच्छी जानेंगे तभी। हाँ, एक होती है कि उपाधि आपको ऐसे ही बोल एज देने से ए अच्छा है थोड़ा मानक सा जांच। उपाधि दी जाती है सम्मान के तौर पर। जैसे
बहुत सारे जो किसी क्षेत्र में फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं उनको विश्वविद्यालय डॉक्टरेट की डिग्री उपहार के रूप में मतलब उपाधि के तौर पे देती है। और एक होता है कि आप कोर्स करते हैं, जैसे अभी हम कोर्स कर रहे हैं, मेरा अभी 3-4 साल हो चुका है और 2-3 बार प्रेजेंटेशन होगा, फिर हमको पीएचडी की उपाधि मिलेगी। तो एक होता है कि आप पढ़ के लेते हैं, एक होता है कि जब आप बड़ी हस्ती बन जाते हैं तो लोग आपको उपाधि के तौर पे देते हैं। तो अगर उनको किस टाइप से दिया गया है, वो पढ़ के लिए हैं, अपना कोर्स करके लिए हैं, या फिर उनको मंत्री हैं इसलिए, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी को शायद ग्रुप कैप्टन बनाया गया था, सचिन तेंदुलकर को भी शायद वायुसेना का, और महेंद्र सिंह धोनी को आर्मी का कैप्टन, इस टाइप के कोई पद दिया गया था। तो वो एक है कि वो बड़ी हस्ती होता है तो लोग उसे, जैसे मोहम्मद सिराज को डीएसपी का पद दिया गया है, तो कुछ लोगों को एक तरह से उपहार में दे दिया जाता है, ये एक नियम है। और कुछ लोग मेहनत करके लेते हैं। तो ये है कि हफीजुल हसन उस डॉक्टरेट की डिग्री को उपहार में लेके आ रहे हैं या फिर अपना कोर्स कंप्लीट करके लेके आ रहे हैं, ये एक विषय होगा। अगर वो बोल रहे हैं कि हम कोर्स कंप्लीट करके लेके आ रहे हैं, मेहनत करके पढ़ के लेके आ रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है लोग उनसे पूछेंगे कि आप अपना रिपोर्ट कब कब सबमिट किए हैं, आपके बैचमेट कौन कौन है, आपने आपका टॉपिक क्या है, किस सब्जेक्ट पर आपने अपना थीसिस को लिखा है। तो ये विषय है, लेकिन मैं इस बारे में आपसे ही सुन रहा हूँ, थोड़ा समय दीजिए, जानने दीजिए हमको। आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिया, लेकिन हम आपको बता दें कि पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए हैं, अब तक महेंद्र सिंह धोनी का कोई भी पोस्ट नहीं आया है, शोक संवेदनाएं का कोई भी पोस्ट नहीं आया। इसको किस रूप में ले रहे हैं डुमरे विधायक जयराम महतो? देखिए, आप क्रिकेटर से, आप उनको क्रिकेटर हैं, वो सेलिब्रिटी हैं और उनकी अलग दुनिया है, उनसे आप ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए आपको। देश संबंधित, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित अगर आप अपेक्षा रखते हैं तो ये आपकी भूल है। एज ए क्रिकेटर मैं भी महेंद्र सिंह धोनी का समर्थक हूँ, लेकिन फिर अगर वो क्रिकेट से हट जाते हैं, क्रिकेट के विषय को हटा देते हैं, तो फिर जरूरी नहीं कि हम हर विषय महेंद्र सिंह धोनी के समर्थक हो सकते हैं। तो हालांकि जिस जगह पर वो हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनको सुनते हैं, तो उस हिसाब से उन्हें कम से कम अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। अच्छा, झारखंड राज्य में भी 10 पाकिस्तानी नागरिक जो है वो रह रहे हैं लॉन्ग टर्म वीजा में, और ऐसा बताया जा रहा है कि जो लॉन्ग टर्म वीजा वाले हैं उन्हें भारत छोड़ने की बाध्यता नहीं है। डोरंडा में ये मामला सामने आया है कि इरफान खान ने अपनी तीनों ही बेटी की शादी जो है वो पाकिस्तान में करवाए हैं, और वो लोग घूमने के लिए आए हैं, उनके साथ बच्चे भी है जो ननिहाल घूमने के लिए आए हैं। इसको किस रूप में ले रहे हैं? और शायद आप ही की पार्टी ने एक सवाल उठाया है कि मैया समान योजना की राशि जो महिलाओं के खाते में आ रही है, जो झारखंड की महिलाएं, तो क्या उनके भी खाते में पैसे जा रहे हैं? या आप ही की पार्टी ने सवाल उठाया है? देखिए, सबसे पहली बात है, अगर मान के चलिए किसी का वैवाहिक संबंध स्थापित करना तो बाध्यता नहीं है। लोग ऑस्ट्रेलिया में शादी करते हैं, कोई चाइना में कर ले, कोई श्रीलंका में कर ले, तो उस हिसाब से अगर वो वैवाहिक संबंध स्थापित करता है तो जाहिर सी बात है वो अपना जो जहाँ रिश्ता है वहाँ वो जाएंगे, शादी विवाह के कार्यक्रम में जाएंगे, अन्य कार्यक्रम में जाएंगे। लेकिन चूंकि जब बॉर्डर की शर्त आएगी तो जाहिर सी बात है एक अनुमति होता है जिसको हम वीज़ा के रूप में जानते हैं, तो उस अनुमति को वो प्राप्त करेंगे कि हाँ हम वहाँ जा रहे हैं। तो उसके बाद वो अपना एक प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया होगी तो फिर वो आएंगे। उसके बाद भी अगर मान के चलिए जब अन्य देश का विषय आता है, खासकर वो देश जिससे हमारा अभी संबंध बहुत ही खराब चल रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें एक बार उन पर एक बार अपनी नज़र उन पर रखनी चाहिए, और उनका उद्देश्य अगर सकारात्मक है तो ठीक है, और नहीं तो फिर सचेत होने की आवश्यकता है। अच्छा, परिसीमन को लेकर आपने देखा होगा कि राज्य की सियासत तेज हो गई है। एक और जहां बीजेपी का कहना है कि परिसीमन राज्य में लागू होना चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि अगर परिसीमन लागू होता है तो ठीक है, लेकिन जो 28 रिजर्व्ड सीटें हैं वो नहीं घटनी चाहिए। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अगर ऐसा होता है, अगर सीटें घटती है तो आंदोलन होगा। आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्या परिसीमन होना चाहिए, लागू होना चाहिए राज्य में? बिल्कुल परिसीमन होना ही चाहिए। और परिसीमन से पहले अगर जो जनगणना को स्पष्ट कर देना चाहिए, और उस समय जब जैसे मान के चलिए अगर परिसीमन सोमवार को होगी, तो रविवार को इस राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या का अनुपात क्या है, इस राज्य के शेड्यूल कास्ट उनकी जनसंख्या का अनुपात क्या है, और सोमवार को जब आप परिसीमन को तय करेंगे कि आज के बाद से राज्य में 125 सीटें होने वाली हैं, तो उसके अनुपात में और इनकी जो रविवार को जो जनसंख्या आपके सामने डेटा है
अच्छा। उस जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण को दे दिया जाए। अच्छा, डिलिस्टिंग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का कहना है कि आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन जो है वो राज्य में होगा, जिसकी शुरुआत भोगनाडीह से वो करेंगे। दूसरी अच्छा। ओर कई ऐसे नेता है जिनका कहना है जिन्होंने डिलिस्टिंग के विरोध में कहीं ना कहीं जो आंदोलन है वो शुरू किया है। तो क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर चंपई सोरेन ने एक आरोप लगाया है कि धर्म परिवर्तन जो है वो राज्य में बहुत हो रहा है, डेमोग्राफी भी जो राज्य में है वो बदलती नजर आ रही है फ्रीक्वेंटली। तो ये सत्य है, क्योंकि हम भी जिस क्षेत्र से आते हैं, पीरटांड का जो इलाका है वो एकदम नक्सल क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। आज भी अच्छा। एक उस प्रकार का, लेकिन वहाँ जंगलों में, बिहड़ों में हमने देखा है धार्मिक परिवर्तन को, और ये चीज़ें हैं, सत्य हैं। लेकिन अब सवाल है कि संविधान क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग सरकार को, राज्य की सरकार को और केंद्र की सरकार को निर्णय लेना चाहिए। 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मुद्दा आप कई बार उठाए हैं। क्या लगता है, सिर्फ मुद्दे ही उठ रहे हैं कि आने वाले समय में लागू भी होगा राज्य में? देखिए, अच्छा। जब तक ये राज्य स्थानीय नीति को परिभाषित नहीं करेगा, इस राज्य की कोई भी योजनाएं जो सरकार लेकर आएंगी, उससे इस राज्य के आम व्यक्ति का कोई भला नहीं होने वाला है। ओ। आज बहुत ही दुर्भाग्य है कि इस राज्य के हक हुकूक पर यहाँ के लोग लगातार चले जा रहे हैं। अभी आप देखिए, अच्छा। 5 प्रवासी मजदूर को नाइजर में एक आतंकी घटना टाइप की हुई, जहाँ 12 उस नाइजर के सैनिक मारे गए, और हमारे बगोदर के 5 जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें अपनी गिरफ्त में लेकर वो लोग चले गए। तो और ठीक 2 या 3 दिन पहले एक प्रवासी मजदूर की डेड बॉडी आई, हम गए तो 10 लाख का मुआवजा का बात किए। और तब चांची में भी एक प्रवासी मजदूर की डेड बॉडी वो कुवैत से आई, वहाँ हम भी गए तो वहाँ 20 लाख का मुआवजा का बात हुआ। यानी अगर एक महीना में, अगर मैं अपने विधानसभा और पड़ोसी विधानसभा की बात करूँ, तो कम से कम 25-20 की संख्या में प्रवासी मजदूरों का मृत शरीर झारखंड वापस आया। तो ऐसा क्यों? प्रवासी मजदूर आज जिस हाल में है, सैकड़ों फीट ऊपर वो काम करते हैं, वो टावर अचानक टूट जाता है, वो नीचे एकदम बहुत ही बेरहमी से उनकी मौत हो जाती है। इसका 2 ही कारण है। एक है, पहला कारण भी पूंजी है और दूसरा कारण भी पूंजी है। एक पूंजी का मतलब है कि पूंजी इनके पास नहीं है। अच्छा। उस पूंजी की तलाश में वो प्रवासी मजदूर बनने को तैयार हो चुके हैं। और दूसरा है कि पूंजी कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा है। वे लोग भी कारण है, प्रवासी मजदूर, झारखंड की दुर्दशा का कारण भी वे लोग भी हैं जिनके पास पूंजी जरूरत से ज्यादा है, चाहे वो कोई एमपी है, कोई एमएलए है, या फिर कोई ब्यूरोक्रेट्स है। अच्छा। अखबार के पन्नों में हमने पढ़ा था आज कि एक सांसद, अभी सांसद हैं, उनके पास 12,000 करोड़ की संपत्ति है। तो वैसे मैं उनको ही नहीं कहूँगा, उनके जैसे जितने भी लोग हैं, शख्स हैं, वे लोग आज प्रवासी झारखंड की बेरोजगारी, लाचारी के लिए दोषी हैं। अच्छा, सही है, सरना बिल्कुल। धर्म कोड को आपने देखा होगा, सर्वसम्मति से विधानसभा से पारित कर राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन अब तक कुछ पहल नहीं की गई है। ठंडे बस्ते में फिलहाल वो रख दिया गया है। आने वाले समय में क्या इसको लेकर आप अपनी बात को रखिएगा? देखिए, हमने विधानसभा का जो बजट सत्र था उसमें भी हमने कहा कि आज आदिवासियों को अनुदान से कहीं ज़्यादा है उनकी संस्कृति को संरक्षित करना, उनके सरना धर्म कोड को लागू कराने की दिशा में काम करना, सीएनटी की ज़मीनों को बचा के रखना। तो ये तो हमने पहले भी कहा था कि अनुदान से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनकी विरासत को संयोज कर रखना। और अच्छा। हमने इस सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया था, और आगे भी जब तक ये धरातल पर काम ना हो जाए तब तक इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे से अब लौट रहे हैं। वहां पर तमाम जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं उनसे मुलाकात किए हैं और राज्य में इन्वेस्ट करने को आमंत्रित भी किए हैं। तो क्या लगता है, इससे झारखंड में कुछ फायदा होगा आने वाले समय में? आज ऑन कैमरा बोल रहे हैं, झारखंड को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि भारी संख्या में लोग पलायन करेंगे, भारी संख्या में लोग विस्थापित होंगे, और भारी संख्या में जो जिनकी जमीनें जाएंगी उनका दमन और दहन होगा, और भारी संख्या में उन पे एफआईआर होगा। उसमें सरकारी काम में बाधा, पुलिस पर हमला करना, सरकारी अफसरों पे हमला करना, इस प्रकार के आरोप लगाए जाएंगे, और हजारों की संख्या में लोग जेलों में भर दिए जाएंगे। ये कड़वी सच्चाई है। विकास का कोई विरोधी नहीं है, उद्योग का कोई विरोधी नहीं है, लेकिन अगर वो उद्योग हमारे लिए नहीं है तो उसका हम विरोधी हैं। तो मुख्यमंत्री जो भी योजना इन्वेस्ट करेंगे, अगर इस राज्य के पास विस्थापन नीति नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। मैं आज फिर आपको पुनः कहूंगा, झारखंड को मुख्यमंत्री कुछ हो कर लें, कुछ नहीं मिलने वाला है जब तक नीति नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। अरे क्या नहीं है झारखंड में? बीएसएल है झारखंड में, आप कितना इन्वेस्ट करिएगा?
बीएसएल है झारखंड में, हिंडाल्को है झारखंड में, एचईसी है झारखंड में, टाटा की तमाम योजनाएं हैं झारखंड में। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, इतना इन्वेस्ट हुआ है झारखंड में, इतने इतने इन्वेस्टर हैं झारखंड में, इतनी लेकिन फायदा महारत्न, क्या मिनी होगा? रत्न, रत्न कंपनियां चल रही कि आप गिनते अंगुलियों में गिन नहीं पाएंगे। उसके बाद भी अगर झारखंड की दुर्दशा है तो कारण है आपके पास पॉलिसी नहीं है और स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं है। इसलिए जो भी नई योजना झारखंड में आएगी, योजना हवा पे नहीं आएगी, योजना नदी के ऊपर नहीं आएगी, योजना पहाड़ के ऊपर नहीं आएगी, योजना जमीन पर आएगी और जमीन से झारखंड के लोग बेदखल किए जाएंगे, लाठी डंडा खाएंगे, केस मुकदमा होगा और बेमौत मारे जाएंगे। अच्छा, छात्रों के बारे में अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जो एपीएससी की ओर से 11वीं जेपीएससी मेंस की परीक्षा ली गई, अब तक जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया गया और ऐसा अमूमन देखने को मिलता है राज्य में कि जितनी भी नियुक्ति प्रक्रिया है विवादों में चल जाती है। जो एपीएससी हो या फिर जो एसएससी अभ्यर्थी जो है आंदोलन कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो भी परीक्षाएं हुई हैं जेपीएससी के माध्यम से अब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है, अभ्यर्थी आंदोलन करें। चूंकि आप भी छात्रों के साथ रहे हैं, छात्रों का मुद्दा उठाए हैं, तो क्या आप छात्रों के साथ हैं? देखिए, हम लोग कभी छात्रों के आवाज सीधे सड़क में आके बनते थे, अच्छा। आंसू गैस, रबड़ गैस, लाठीचार्ज का सामना करते थे, वहीं से विधायक बन के आए हैं। तो बहुत अच्छी उनसे बात। हमारा सीधा संबंध है, सीधा संवाद है, छात्रों के साथ खड़े हैं और आगे भी हम लोग खड़े रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आपको क्यों ऐसा लगता है कि जेपीएससी चाहे जेएसएससी की ओर से जितनी भी परीक्षाएं ली जाती है उसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है विवादों में चली जाती है या फिर कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाता है? क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे कारण वही है पूंजी। हम अगर स्पष्ट कहेंगे तो हम लोग दो तरह का भारत बना रहे हैं। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा चिंतक का विषय है, ये एक राजनेता का नहीं। एक अगर आप राजनेता से हटके आपको एक चिंतक बनना होगा, आपको एक दार्शनिक की तरह सोचना होगा। हमारा इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हम एक दो भारत बना रहे हैं। सही। एक भारत जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा है और लगभग हम उसके करीब भी हैं। आने वाले दिनों में जो लक्ष्य रखा है 2050 में 30 ट्रिलियन इकोनॉमी का, हमें लगता है कि वहाँ अगर अब चले भी जाते हैं तो मैंने एक तरह से हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी भारत बना रहे हैं और 5 किलो अनाज का भी भारत बना रहे हैं, बना चुके हैं। एक तरफ हम वो भी भारत बना चुके हैं जहां अंबानी जी, अडानी जी चुटकी में हवाई जहाज खरीद लेंगे, और हम एक वो भी भारत बना चुके हैं जहां जहां रामू सामू को एक हवाई चप्पल खरीदने के लिए 2 दिन इंतजार करना होगा कि 50 सही रुपए बात है। घट रहे हैं। हम वो भारत भी बना चुके हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण वही है कि हम 2 भारत बना चुके हैं। एक भारत जहां अंबानी जी, अडानी जी चुटकी में हवाई जहाज खरीद लेंगे और एक भारत जहां रामू सामू हवाई चप्पल नहीं खरीद पाएगा, उसको 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। एक भारत जहां 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे हैं हम, और एक भारत जहां हम लोग 5 किलो अनाज पे निर्भर करते हैं। 2 तरह का भारत है। इसका वही बहुत कारण है। अच्छी तो बात। वो पूंजी जो ये लोग सत्य सत्ता है। में बैठे हैं, जो लोग व्यवस्था में बैठे हैं, वे लोग, और खासकर जेपीएससी पे सबकी नजर है। ये आपको भी मालूम है कि एक जेपीएससी ऐसा भी था जिसमें तमाम नेताओं के रिश्तेदारों का नियुक्ति हुआ था, और वो आज भी विवादों में है। वो आज भी कभी सीबीआई के पास जाता है, कभी हाईकोर्ट के पास जाता है, तो कभी शिकायतों के घेरे में आज भी वो जेपीएससी है। नाम अच्छा। लेने की आवश्यकता नहीं है। उसमें लगभग आधा दर्जन से ज्यादा जो अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं, उनके रिश्तेदार, उनके भाई, उनके भतीजे, उनके बेटे उस जेपीएससी में, इसलिए चूंकि राज्य की सबसे बड़ी नौकरी जेपीएससी। तो इस लिहाज से जो ब्यूरोक्रेट्स के लोग हैं, जो एमपी एमएलए हैं, उनकी नज़र रहती है जेपीएससी पे, क्योंकि वहाँ एक भारी संख्या में या तो वो अपने रिश्तेदारों को लगाने में मेहनत करते हैं, या तो जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, उनसे मतलब लगभग लमसम नहीं करने से तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच की मोटी रकम वसूलते हैं। तो इसलिए वो विवादों में रहता है। पैसा तो वो ले लेते हैं, और जब नहीं हो पाता है तो फिर उसको इधर उधर नौछो करने लगते हैं। तो इसका कारण यही है। तो इसीलिए हमें लगता है कि कुछ देशों का अध्ययन करना चाहिए जहां फेयर फ्री एग्जाम हो रहा है। जैसे अभी बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया में जहां वे लोग अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो हमें एग्जाम लेने से पहले एक बार उनका, और जो जिसको आप एग्जाम दे रहे हैं, जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, उस कंडक्ट करने वाले जो संस्था हैं, उन पर भी एक बार थोड़ा सा उनके इतिहास को खंगालने की आवश्यकता है, उनकी विश्वसनीयता को जांचने परखने की आवश्यकता है। तो ये हमें लगता है करने की आवश्यकता है। एक समय में आपका एक स्लोगन तेजी से वायरल हुआ था कि बाहरी भाषा नाय चलतो। देखिए, अब कई ऐसी परीक्षाएं हो रही है जिसमें जो यहाँ का भाषा है उसको हटा दिया जा रहा है, एलिमिनेट कर दिया जा रहा है, और उसको लेकर खूब जो आंदोलन है वो राज्य में देखने को मिल रहा है। तो भाषा अच्छा। का आप भी कहीं ना कहीं जो बात है या फिर जो आंदोलन है वो आपने शुरुआत की थी इसको लेकर? देखिए, निसंदेह भाषा आपकी आज़ादी है,
मैं बार बार कहता हूँ, कोयल भले काला है, काँव उसकी मातृभाषा है, वो आज़ाद घूमता है। आज तक मैंने कभी उसको पिंजरे में बंद नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा। आज तक उसके पाँवों में किसी प्रकार का जंजीर नहीं देखा होगा। लेकिन जो तोता होता है वो भले सुंदर दिखता है, लेकिन वो दूसरे की भाषा का नकल करता है। उसको हमने और आपने हमेशा पिंजरे में पाया है। तो भाषा आज़ादी का माध्यम है। और जो लोग यहाँ झारखंड में इस झारखंड को अभी चला रहे हैं, ये भी सच्चाई है कि वो झारखंड के बहुत कम लोग हैं। वो फिर चाहते हैं कि जिस प्रकार अंग्रेज़ों के कालखंड में, जिस प्रकार बिहार के कालखंड में झारखंडियों की दशा और दुर्दशा थी, वो बरकरार रहे। इसलिए वो चाहेंगे कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी अस्मिता को नष्ट किया जाए, और उस पर वो लगे हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात है, वो नहीं कहते कि जंगल कट गया, लेकिन शिकायत रह गया कि जंगल काटने वाली कुल्हाड़ी भी इस जंगल की। तो उसी प्रकार हमारे लोग सपोर्ट में हैं। वे लोग दूरदर्शिता सोच नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि हमारा जीवन, हमारा परिवार ही महत्वपूर्ण है। उनको लगता है कि हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि अगर कुछ होगा भी तो हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया देशों में जाके शिफ्ट हो सकते हैं, अन्य राज्यों में जाके शिफ्ट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी मूर्खता भी इस राज्य की पतन का कारण बनेगी। चलिए, एक आखिरी सवाल। आपका एक फोटो तेजी से वायरल हो रहा है और सभी लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो शादी कर लिए हैं। कितनी सच्चाई है उस तस्वीर में और क्या है? हमको तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि आज के डेट में आप किसी शादी के कार्यक्रम में जाना भी अब हम लोग का गुनाह हो जाएगा। एक नहीं, ऐसी हमको लगता है कि वैवाहिक कार्यक्रम में दर्जनों तस्वीरें वायरल होती हैं और आगे भी होंगी। तो वो हमारी एक रिश्तेदार हैं जिनका विवाह था, तो उनके विवाह का पोस्ट है, वो उनका विवाह है। और जाहिर सी बात है, चूंकि लड़की पक्ष से हम गए हैं, तो जाहिर सी बात है हम बारात का इंतजार थोड़ी करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दूल्हा जी भी अगर साथ में रहते थे, लोग ऐसा नहीं मैंने सोशल मीडिया में हाय तोबा करते, तब हम दूल्हा आने का इंतजार करें? विधायक हैं, हमें कम से कम एक दिन में 2 दर्जन शादियों को अटेंड करना पड़ता है। तो हम तो उस कार्यक्रम में हम लड़की पक्ष से गए थे, तो उसके साथ एक तस्वीर हो गई, वही पोस्ट हो तो स्वाभाविक है, तस्वीर हुई तो आज के डेट में सोशल मीडिया में। आपके जो फैन है वो बोल रहे थे कि जाकर पूछिए कि क्या उनकी शादी हो गई है या फिर ऐवी कोई तस्वीर है, अगर आप कोई शादी में गए। हाँ, कोई शादी में गए, हमारी शादी की तस्वीर नहीं है करिश्मा जी, उनको कह दीजिएगा हमारे समर्थकों को। चलिए, ये तमाम तरीके के सवालात पूछे गए और जवाबात भी आप लोग सुन चुके हैं दोस्तों। पहलगाम टेरर अटैक पर भी जो इस राज्य के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो जो फैसला लिए हैं, बैठक में 5 बड़े निर्णय लिए हैं, उस पर ये जो है वो बात बोलते हुए नजर आए हैं। इनकी शादी की फ़ोटो जो वायरल हो रही है, चूँकि आपको ये माननी पड़ेगी कि ये जो है वो जो है वो फेक करके आप लोगों को मालूम होगा। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, यानी कि एआई का। तो अभी के दौर पर कुछ भी हो सकता है, और वो इस लेवल का होता है कि लोग पता भी नहीं कर पाते हैं कि ये एक्चुअल में सच है या फिर झूठ है। तो शादी की फ़ोटो ये जो वायरल हो रही है, किसी दूसरे की शादी में अटेंड करने के लिए गए हुए थे, फ़ोटो आया, उसको उस ढंग से बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर कि उसको लग रहा है कि इन्हीं की शादी है। बहरहाल दोस्तों, फेक था, जैसे कि आप लोगों ने देख चुके हैं। जब एससी रिज़ल्ट को लेकर के भी बात बोले हैं कि स्टूडेंट के हम साथ में हैं, ऐसी बात नहीं है कि साथ में नहीं हैं हम। और ये जो निवेशकों के ऊपर में जो है वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो विदेश पहुंच करके इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ये जो एक फ़ंड का मुद्दा सामने आ रहा है, और फ़ंड ऐसा कि उसको इन्वेस्ट की जा रही है और इन्वेस्टर को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, जबकि इन्वेस्टर का यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। कई ऐसे दर्जनों की संख्या में, यूँ कहें तो सैकड़ों भी हो सकता है अगर सच है तो इतने सारे लोग यहाँ पर इन्वेस्टर हैं, यानी कि कंपनियाँ रन कर रही है और चला रही है। लेकिन यहाँ पर अभी किनके साथ में जो है वो एक अच्छा व्यवहार देखने को मिला है, या यूँ कहें तो उनके साथ जिनकी ज़मीनें गई हैं या कुछ न कुछ उनका योगदान रहा है, उनको एक अच्छा मुआवजा या फिर उनको एक अच्छी ढंग से नौकरी मिल पाई है, ऐसा नहीं है। तो ये बिल्कुल भी सच यानी कि सही नहीं होने जा रही है। ये हम जो है वो अगर हमसे पूछा जाए तो ये नहीं होना चाहिए था, अगर मैं अपने एतबार से कहूँ तो ये जयराम महतो का ये कहना था दोस्तों। बाकी के बातें भी आप लोग सुन चुके हैं। बस इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपका जो भी प्रतिक्रिया होगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।